यहाँ पर पाठचर्या को शब्दावलियाँ श्रेणीबद्ध सही क्रम में रखी गई हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पॉलिसी बनाई जाती है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, उसके पश्चात पाठचर्या पाठ्यक्रम से मिलकर बना होता है, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों से, पाठ्यपुस्तकें शिक्षक सहायक सामग्री से एवं सीखने के प्रतिफल। ये स्टेप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सहायक होते हैं। अब जैसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विभिन्न स्तरों उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करती है। यह स्कूल शिक्षा में पूर्व प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के प्रबंधन के लिए निर्देश प्रदान करती है। यह सामाजिक मांगों के मद्देनज़र नए सामान्य कोर और अन्य घटकों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, मूल्यों, मानव जाति के प्रति संवेदनशीलता और पर्यावरण आदि के बारे में सूचित करती है। अब तक शिक्षा पर 2 राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार की गई हैं, NP 1968 और NP 1986। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी प्रक्षेपित की जा चुकी है। यह नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में नए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा और भविष्य में पाठ्यक्रम सुधार के विकास का मार्गदर्शन करेगी। इसके पश्चात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के बारे में। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF एक पाठचर्या नीति दस्तावेज है। यह देश की संपूर्ण स्कूल शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करने के लिए NPE से अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता प्राप्त करता है। यह NPE में उल्लेखित राष्ट्रीय दृष्टिकोण के रूप में शैक्षिक उद्देश्यों का एक समुच्चय प्रदान करता है। NCF पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल सामग्री मूल्यांकन प्रक्रियाओं और संप्रदान संबंधी रणनीतियों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। NCF का मुख्य ध्यान पूरे देश में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, सांस्कृतिक विरासत आदि के एकीकरण जैसे सामान्य मूल तत्वों पर केंद्रित है। NCF को विकसित करने के लिए NCERT को आदेशित किया गया है। इसके पश्चात पाठचर्या का मूल उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास है, जिसमें ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का विकास भी शामिल है। पाठचर्या में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण शास्त्र और आकलन विधियाँ आदि शामिल हैं, जो विद्यालयों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने में मदद करती हैं। इसके पश्चात पाठ्यक्रम सिलेबस पाठ्यक्रम विषय और आकलन मानदंडों को पूरा करने के लिए समय अवधि भी निर्धारित करता है। पाठ्यक्रम पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की जानकारी भी देता है। पाठ्यक्रम अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। तत्पश्चात पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी के अनुकूल और चिंतनशील होना आवश्यक है। पाठ्यपुस्तकें सभी विद्यार्थियों के लिए एक मुद्रित डिजिटल शिक्षण संसाधन है। विद्यार्थी अनुकूल पाठ्यपुस्तकें विविधता पर केंद्रित होती हैं। ये बच्चों को अपने अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करती है। इसके पश्चात शिक्षक सहायक सामग्री। शिक्षा और पाठ्यक्रम नीति दस्तावेजों में शामिल नए दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षकों को शिक्षण और मूल्यांकन के लिए इनकी आवश्यकता होती है। शिक्षक सहायक सामग्री शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की जाती हैं। इनमें शिक्षक क्षमता निर्माण पैकेज, मूल्यांकन पर स्रोत पुस्तकें, दिशा निर्देश आदि शामिल हैं। सीखने के प्रतिफल आउटकम्स ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सीखने के प्रतिफल ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जिन्हें बच्चों को एक विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ये कथन प्रक्रिया आधारित है और बच्चे की अधिगम प्रगति का आकलन करने के लिए गुणात्मक या मात्रात्मक जांच योग बिंदु
प्रदान करते हैं। सीखने के प्रतिफल शिक्षण शास्त्र समर्थित हैं, जिसे शिक्षकों को अधिगम उन्नत करने के लिए लागू करने की आवश्यकता है। सीखने के प्रतिफल शिक्षकों और दूसरों को यह समझने में मदद करेंगे कि बच्चे ने ज्ञान, कौशल, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, व्यक्तिगत गुणों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन के मामले में 1 वर्ष के दौरान क्या हासिल किया है। इतने स्टेप से होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से स्टार्ट करते हुए सीखने के प्रतिफल जो अंतिम हमारा पायदान है, इस पायदान पर हमें बच्चों में आउटकम्स लर्निंग पर विशेष ध्यान देना है और इतने स्टेप पूरा करने के पश्चात ही हमें सीखने के प्रतिफल अचीव होंगे। तो शिक्षक साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। तीसरी गतिविधि है चिंतन करना। नीतियाँ बदलती रहती हैं और जैसे हम NEP 1986 से NEP 2020 की ओर बढ़ते हैं, यह बदलाव स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए NEP 1986 में स्कूल की संरचना 10+2 दी गई थी, जबकि NEP 2020 में प्रस्तावित संख्या 5+3+3+4 आपके कोर्स में पंजीकृत कम से कम 2 से 3 साथी शिक्षकों के साथ अपनी समझ के अनुसार नई विद्यालयी संरचना पर परिचर्चा करें। समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा। साथियों, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 आ के अंतर्गत 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। गंभीर अक्षमताओं वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। RTE अधिनियम संशोधन 2012 समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीति ढांचा। स्लाइड 2। समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं और शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। RPWD अधिनियम 2016 का या दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 6 से 18 वर्ष के बीच की आयु के हर बेंचमार्क न्यूनतम मानदंड क्षमता निर्दिष्ट 40% विकलांगता से कम नहीं वाले बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालय या अपनी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। NCF 2005 पाठचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहता है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। विद्यालय की व्यवस्था समावेशी शिक्षा लचीली व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे को समायोजित करने के लिए व्यवस्था में बदलाव। बच्चे अलग अलग अनोखे होते हैं। सभी बच्चे सीख सकते हैं। विभिन्न क्षमताएं, जाति, समूह, आकार, आयु, पृष्ठभूमि, जेंडर, इस प्रकार से कक्षा में विविधता को संबोधित करना। अनुसंधान और ज़मीनी स्तर पर अनुभव के आधार पर यह तथ्य उभर कर आता है कि समावेशी कक्षाओं के निर्माण के लिए अन्य बातों के साथ साथ आवश्यक है
शिक्षक की भूमिका सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास। शिक्षक के लिए आवश्यक है संवेदनशील बने और विद्यार्थियों के बीच अंतर को समझें और उनकी सराहना करें। विद्यार्थियों को एक दूसरे की शक्तियों और कमजोरियों से अवगत कराएं तथा दिव्यांग बच्चों के बारे में भी समझाएं। विद्यार्थियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक विविधताओं को स्वीकार करें। सीखने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें और बच्चों की तुलना करने से बचें। चलने में सहायक यंत्रों, व्हील चेयर, बैसाखी और छड़ी, सुनने में सहायक यंत्र, प्रकाशीय और अप्रकाशीय यंत्र, शैक्षिक एड्स, टेलर फ्रेम, एबेकस आदि के उपयोग को प्रोत्साहित और सहूलियत प्रदान करें। जेंडर तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण को स्वयं छोड़ें और दूसरों को भी इन्हें छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यूनिवर्सल डिजायर फॉर लर्निंग यूडीएल लागू करना। यूडीएल शिक्षण और अधिगम का एक ऐसा तरीका है जो कक्षा में प्रत्येक सीखने वाले की आवश्यकता को पूरा करता है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं। यूडीएल यह स्वीकार करता है कि कोई भी एक आकार सबके लिए सही नहीं होता, इसलिए शिक्षण विधियों के अनुकूल की आवश्यकता, ताकि सीखने में आने वाली बाधा को दूर करके सभी शिक्षार्थियों को सफल होने के समय समान अवसर दिए जा सकें। यूडीएल के लिए आवश्यक है कि शिक्षक और शिक्षार्थी व्यक्तिगत शिक्षण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक साथ काम करें। यूडीएल शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन देता है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम के लिए अलग अलग स्थानों के साथ यूडीएल एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थान, छोटे समूह के लिए स्थान और बड़े समूह के लिए स्थान है। कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा। पाठ और छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार यूडीएल लचीले शिक्षण विधियों पर जोर देता है। शिक्षक कक्षा में घूमता है, उत्सुकता से अवलोकन करता है और छात्रों को काम करने में मदद करता है। यूडीएल विद्यार्थियों की पसंद अथवा सहजता के अनुसार दत्त कार्य पूरा करने के लिए कोई विकल्पों की अनुमति देता है, जैसे एक बच्चे को वीडियो या कॉमिक्स स्ट्रिप बनाकर अधिगम समझ व्यक्त करने की अनुमति देना। यूडीएल यह स्वीकार करता है कि यदि विद्यार्थी जानकारी तक नहीं पहुंच सकते हैं तो वे इसे सीख नहीं सकते, इसलिए सीखने की सामग्री को कई रूपों में उपलब्ध होना चाहिए, जैसे प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा आदि। सारांश में यूडीएल के 3 मूल सिद्धांत हैं: बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता। एक्सेसिबिलिटी इन स्कूल करिकुलम, एनसीईआरटी इनिशिएटिव्स। समावेशी शिक्षा यूडीएल एक सिद्धांतों पर आधारित सभी के लिए एक पठन श्रृंखला है। ई पाठशाला पर ऊंचे स्वर में किताबें पढ़ें। ई पाठशाला मोबाइल ऐप, टेक्स्ट टू स्पीच, सांकेतिक भाषा वीडियो कार्यक्रम, स्पर्शनीय मैप बुक, शिक्षकों के लिए हैंडबुक, ऑडियो पुस्तकें, अनुकरणीय, सभी के लिए सुलभ पुस्तकें एनसीईआरटी द्वारा विकसित को यहाँ देखा जा सकता है। शिक्षक साथियों, यूपी पाठचर्या और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपने ये मॉड्यूल पूर्ण कर लिया है। मॉड्यूल पूर्ण कर लेने पर गतिविधि 1 से लेकर गतिविधि 4 तक ये आपके सही ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है। निम्नलिखित शब्दावलियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार लगाएं। ये पाठचर्या प्रतिलेख पर, गतिविधि 2 पाठचर्या शब्दावलियों का आवेष्टन, गतिविधि 3 चिंतन करना, गतिविधि 4 चिंतन करना। इतने स्टेप कंप्लीट करने के पश्चात हमारा पाठचर्या और समावेशी कक्षा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि
नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।